गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम अपना चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी को स्टडी कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? ये हमें बताता है कि एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, केवल उसके जो स्टेट है उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। In activity 11.11 and 11.14, we learned that the form of energy can be changed from one form to another. एक्टिविटी 11.11 और 14 में हमने लर्न किया कि एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, केवल चेंज कर सकते हैं उसके एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में। When what happened to the total energy of the system during or after the process? तो जो टोटल एनर्जी थी बिफोर और आफ्टर द प्रोसेस, उस एनर्जी का क्या हुआ? वेन एवर एनर्जी गेट ट्रांसफॉर्म्ड, द टोटल एनर्जी रिमेन अनचेंज। क्या होता है जब कभी भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो एनर्जी क्या रहती है, बिल्कुल अनचेंज्ड रहती है, उसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, और इसी को क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। According to this law, energy can only be converted from one form to another. It can neither be created or destroyed in any chemical reaction. इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, एनर्जी को क्या होता है, केवल हम कन्वर्ट कर सकते हैं वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। ना तो इसको क्रिएट किया जा सकता है और ना ही इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इज़ वैलिड इन ऑल सिचुएशन एंड फॉर ऑल काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो एनर्जी है कन्वर्जन से पहले और बाद की, ये हर एक सिचुएशन में क्या होती है, सेम रहती है, और हर काइंड के ट्रांसफॉर्मेशन में भी ये सेम रहती है। ठीक है, कंसिडर अ सिंपल एग्जांपल। लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m be made of fall free from a height h. At the start the potential energy is mgh and the kinetic energy is 0। क्या हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम एक फ्री फॉल कर रहे हैं एक हाइट से। तो क्या हो रहा है वहाँ पर, हाइट से फ्री फॉल करने पे जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, एम जी एच है, क्योंकि उसको फ्री फॉल कराया जा रहा है। यहाँ पर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, वो एम जी एच है। एक हाइट में जाने पे जो उसकी एनर्जी है वो क्या है, एम जी एच के बराबर है। तो यहाँ पर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है नीचे की डायरेक्शन में, फ्री फॉल हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी। वाई इज़ द काइनेटिक एनर्जी जीरो? इट इज़ ज़ीरो बिकॉज द वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। क्योंकि उस टाइम पर जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, जब फ्री फॉल होने वाला है तो वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो इस वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज दस एम जी एच। तब उसकी जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी एच के बराबर है। तो जो उसकी टोटल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, एम जी एच हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इस कंडीशन को लगातार देखते रहें तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो अपनी मिडिल पोजीशन में होगा। ठीक है, एक हाइट से फॉल होने के बाद वो कहाँ पहुँचेगा, एक मिडिल पॉइंट में पहुँचेगा, फिर ग्राउंड पॉइंट में पहुँचेगा। तो अगर हम इस बीच वाले पॉइंट पर अगर हम बात करें उसकी काइनेटिक एनर्जी की, तो वो कितनी होगी, हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर होगी। होगी नहीं होगी, क्योंकि वो एक क्या है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, अब वो किसी न किसी वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है। और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी उसमें काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो टोटल होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। वो दोनों कंडीशन में सेम होगा, चाहे जब ऑब्जेक्ट टॉप मोस्ट पोजीशन में थी
कुछ हाइट में थी, या फिर वो मिडिल पोजीशन में थी, या फिर वो लोवेस्ट पोजीशन में थी। तीनों ही कंडीशंस में जो टोटल ऑफ एनर्जी होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और इसी को क्या बोला जाता है, इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैंने पहले भी बताया था, वो क्या होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी का प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट नहीं होता है, टोटल होता है। वी फाइंड दैट ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट द डिक्रीज in potential energy at any point in the path appear as an equal amount of increase in kinetic energy। हमने देखा कि जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की ओर फॉल हो रहा था तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो रही थी, कम हो रही थी। और जितनी कम हो रही थी उतना ही गेन उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी हो रहा था। ठीक है। Here the effect of air resistance on the motion of the object has been ignored। तो ऐसी कंडीशंस में हम जनरली क्या करते हैं, जो एयर रेजिस्टेंस है उसको इग्नोर करते हैं। देयर इज कंटिन्यूअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। राइट टू डू वर्क, डू ऑल द वर्क एट द सेम रेट। क्या जितने भी वर्क होते हैं वो सेम रेट से होते हैं। डू मशीन्स कंज्यूम और ट्रांसफ़र एनर्जी एट द सेम रेट। क्या जो मशीन्स होती हैं, डिफरेंट मशीन्स होती हैं, वो सेम अमाउंट में एनर्जी को लेती हैं, क्या वो उस एनर्जी का सेम रेट से यूज़ करती हैं। Agents that transfer energy to work at different rate. Let us understand this from the following activity. Consider two children A and B. Let us say that weight of same. Both start climbing up a rope separately. Both reaches a height of 8 meter. Let us say A taken 15 seconds and B taken 20 seconds to accomplish the task। What is work done by each। तो अगर हम देखें, दो स्टूडेंट हैं जो एक रोप में ऊपर की ओर क्या कर रहे हैं, क्लाइंब कर रहे हैं। और ए उस 8 मीटर की डिस्टेंस को 15 सेकेंड में कवर करता है, और जो बी है वो उसको 20 सेकेंड में कवर करता है। तो दोनों के द्वारा जो वर्क डन है वो कितना है, द वर्क डन इज सेम। हाउएवर द ए हैज़ टेकन लेस टाइम than B to do the work। How has done who has done more work in a given time, that is 1 second। अगर हम बात करें दोनों की कि दोनों ने 1 सेकेंड में किसने ज़्यादा वर्क किया, तो हम क्या कहेंगे कि जो ए है, क्योंकि उसने क्या किया है, समय कम लिया है, 15 सेकेंड में ही उसने 8 मीटर का क्या कर लिया है, वर्क कर लिया है। तो उसका जो वर्क है वो क्या है, ज़्यादा अमाउंट में है। A stronger person may do certain work in a relatively less time। एक जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है वो क्या करता है, वो हमेशा किसी भी वर्क को लेस टाइम में करते हैं दूसरे पर्सनस की कंपेरिजन में। अ मोर पावरफुल व्हीकल वुड कंप्लीट अ जर्नी इन अ शॉर्टर टाइम देन अ लेस पावरफुल वन। और ऐसे ही अगर हम देखें, जो मोर पावरफुल इंजन वाला व्हीकल होगा वो क्या करेगा, वो कम टाइम पीरियड में किसी भी जर्नी को कंप्लीट कर लेगा। शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के दौरान वो अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकता है। इसके किसके कंपैरिजन में, लेस पावरफुल वन के। वी टॉक ऑफ द पावर ऑफ मशीन लाइक मोटर बाइक्स एंड मोटर कार्स। द स्पीड विथ विच दीज व्हीकल्स सेंस एनर्जी और डू वर्क इस बेस ऑफ देयर क्लासिफिकेशन। तो इस बेसिस पे, किस बेसिस पे कि क्या स्पीड है व्हीकल की चेंज करने पे, उसमें कितनी एनर्जी रिक्वायर हो रही है, कितना उसमें वर्क डन करना पड़ रहा है। तो ये क्या होता है, उनका बेसिस होता है मशीन्स का, जो डिफरेंट मशीन्स होती हैं। पावर मेजर्स द स्पीड ऑफ वर्क डन। और जो पावर होता है वो क्या करता है, वो स्पीड को मापता है, कितना वर्क डन कितने टाइम पीरियड के अंदर हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं।
पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। तो पावर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेट ऑफ डूइंग वर्क, हम कितने टाइम पीरियड के अंदर कितना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज इफ एन एजेंट डू वर्क W in time T, then the work is given by the power given by power equal to work upon time, P equal to W upon T। तो ये किसका फार्मूला निकल के आ गया? पावर का। द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। यूनिट क्या होती है इसकी? वॉट होती है। इन हॉनर ऑफ जेम्स वॉट। जेम्स वॉट एक साइंटिस्ट थे, इनका जन्म है 1736 में हुआ था। हैविंग द सिंबल W। इनकी इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पावर की जो वैल्यू होती है या पावर को इन्होंने डिफाइन किया था, तो उन्हीं के ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे जो इसका सिंबल है या यूनिट है वो क्या रखा गया? वाट रखा गया। और एक वाट पावर की अगर हम बात करें तो वो क्या होगी? वो 1 जूल/सेकेंड में जितना वर्क डन किया जा रहा है। ठीक है, वी कैन ऑल्सो से दैट पावर इज़ 1 वाट when the rate of consumption of energy is 1 जूल/सेकेंड। हम क्या कहेंगे कि जब 1 वाट की पावर का यूज़ तब हो रहा है जब 1 जूल का वर्क पर सेकेंड में किया जा रहा है। ठीक है, 1 वाट इक्वल टू कितना होता है? 1 जूल अपॉन पर सेकेंड या फिर 1 जूल/सेकेंड। वी एक्सप्रेस लार्जर रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन किलोवाट्स। और हम जहाँ पर हम ज़्यादा एनर्जी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम किलोवाट का यूज़ करते हैं। 1 किलोवाट का किसके बराबर होता है? 1000 वाट के बराबर होते हैं। या फिर हम इसको 1000 जूल/सेकेंड भी बोल सकते हैं। 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 जूल/सेकेंड। द पावर ऑफ एन एजेंट में वेरी विद टाइम। तो अलग अलग जो एजेंट हैं उनके द्वारा जो उनकी जो पावर है वो अलग अलग टाइम में क्या हो सकती है? डिफरेंट हो सकती है। दिस मीन्स दैट द एजेंट में बी डूइंग वर्क एट डिफरेंट रेट एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसका रीज़न ये हो सकता है कि जो एजेंट है वो अलग अलग टाइम इंटरवल में क्या कर रहा हो? अलग अलग रेट से वर्क डन कर रहा हो। देयरफॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज पावर इज़ यूज़फुल। तो यहाँ पर एक चीज़ और निकल के आती है, एवरेज पावर वाली बात। एवरेज पावर क्या होता है? टोटल ऑफ वर्क डन अपॉन टोटल टेकन टाइम। We obtain average power by deriving the total energy consumed by the total time taken। टोटल कितनी एनर्जी को कंज्यूम किया गया है और कितना टाइम लिया गया है, इसका अगर हम निकाल लें तो हमें क्या निकल के आ जाता है? एवरेज पावर। तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।